अच्छा जी, पेपर जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर मई जून 2024। दिस इज योर पेपर 2 वेरिएंट 3। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पेपर को। एक्सप्लेन द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज द अनरिएक्टिव गैस, रीजन बीइंग बिकॉज इट हैज अ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर, ये वाला रीजन भी लिख सकते हैं आप, ऑफ कोर्स नॉन पोलर भी होता है, और साथ में नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो आप दोनों रीजन लिखेंगे इसमें। So nitrogen molecules have a strong triple covalent bond between two bonded nitrogen atoms. Nitrogen molecules have a strong triple covalent bonds between two bonded nitrogen atoms, and a nitrogen molecule is a non-polar molecule. ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोवलेंट बॉन्ड्स कैन बी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कंप्लीट टेबल 1.1 टू शो द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ N2 एंड to describe how the orbitals overlap to form sigma and pi bond। देखिए भाई, जो दो एटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। So if you have a triple covalent bond between the two bonded atoms, one of the bond will be a sigma bond, the remaining bonds will be pi bond. So out of these three bonds, one sigma, two pi हो जाएंगे। And how the orbital overlap? तो ऑर्बिटल ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड का लीनियर ऑर्बिटल ओवरलैप होता है जिसको आप हेड ऑन भी कह सकते हैं, हेड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप। और जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैप होता है बिटवीन पी एंड पी सबशेल, या आप साइडवेज ओवरलैप या पाई बॉन्ड हमेशा पी एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा होता है। साइडवेज ओवरलैप बिटवीन टू पी ऑर्बिटल्स। When do we write about intermolecular forces of attraction? When we have to explain the differences in the melting points and the boiling points of covalent molecules. Only covalent molecules. When we are dealing with simple covalent molecules, if you are comparing two simple melting point or boiling point of two simple covalent molecules, then only you will talk about intermolecular forces. Let's say if you have a water molecule, comparing the boiling point of water with hydrogen sulfide gas. So for water, you would say the intermolecular forces are hydrogen bonding, which is a stronger type of intermolecular forces. And in a hydrogen sulfide molecule, we have permanent dipole-dipole forces. That's why water has a higher boiling point due to stronger hydrogen bonds. ओवरलैप की डायग्राम्स हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे अगर बनाने के लिए कहेगा। हम अगर आपको वो कहता है कि पी पी ओवर ऑर्बिटल ओवरलैप दिखाए तो वो तो साइडवेज ओवरलैप होगा, लेकिन अगर वो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग बनाने के लिए कहेगा इसमें नाइट्रोजन के केस में, तो यू हैव टू मेक अ ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, नाइट्रोजन में भी तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्डेड पेयर एंड 0 लोन पेयर, sorry, one lone pair, not zero lone pair. And nitrogen atom is sp2 hybridized when nitrogen makes two bonded pair and one lone pair। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कब होता है? जब नाइट्रोजन मेक्स वन बॉन्डेड पेयर एंड वन लोन। ठीक है, और जब वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसका मतलब है एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप इसका मर्ज हुआ हुआ है, तो उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। बाकी के दो जो पी है वो साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब आप इनको मर्ज करेंगे तो इनका जो ओवरलैपिंग रीजन आएगा वो फिर कुछ इस तरह से आप बनाएंगे इसको। आप इसकी सिर्फ आउटर लाइन बनाते हैं, तो अगर इन केस ये आ जाता है बनाने के लिए तो यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, और इसमें आप न्यूक्लियस जो है वो इधर दिखा देंगे जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। दिस विल बी दी सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप होगा ये। ठीक है भैया, गुड क्वेश्चन। आगे बढ़े। A sample of aluminium reacts with excess of chlorine. State the oxidation number of aluminium in the product of the reaction।
अच्छा जी, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो, आपको पता है दो तरह के कंपाउंड आपने देखे हैं, एक AlCl3 देखा है और एक Al2Cl6 देखा है। दोनों में जब आप एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ग्रुप 3 का मेटल है तो ये +3 चार्ज बनाता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे नंबर +3 भी लिख सकते हैं और रोमन में भी ऐसे भी लिख सकते हैं +3। State what determines the maximum oxidation number of period 3 element in their oxides। अच्छा, अगर मैं पीरियड 3 एलिमेंट्स की बात करूँ ना, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, तो यहाँ तक तो एक ही तरह की ऑक्साइड्स बनती हैं। लेकिन जैसे ही मैं फास्फोरस तक आऊंगा, फास्फोरस की आपने दो ऑक्साइड देखी है, P2O5 भी देखी है आपने, P4O10 भी देखा है। इसी तरह सल्फर की आपने दो ऑक्साइड देखी है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लोरीन की भी इनफैक्ट एक से ज्यादा ऑक्साइड होती है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं पीरियड 3 एलिमेंट्स में, तो फास्फोरस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिल रहा होता है वो +5 मिल रहा होता है, और सल्फर का जो है वो आपको +6 मिल रहा होता है। इसी तरह आप क्लोरीन पे जाएंगे तो आपको +7 तक मिलेगा। तो बेसिकली क्या चीज डिसाइड कर रही है कि इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक जा सकता है? फास्फोरस का आपको +5 भी मिलेगा, +4 भी मिलेगा। सल्फर का भी आपको +4 होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में +6 होता है। बीच में म्यूट हो जाती है, म्यूट कैसे हो जाती है? बीच में आवाज बंद हो जाती होगी, लैग हो जाती होगी, म्यूट सबके पास हो रहा है ये इशू। नहीं हरीज, आपके पास हो रहा है ये इशू। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पीरियड 3 के किसी भी एलिमेंट का जा सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो सोडियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है, तो ये इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं। अगर सल्फर का +4 और +6 दोनों होते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? +6 तक जा रही है। वो किस चीज को हम देख के डिटरमिन कर रहे हैं? फ्रॉम इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर के बैलेंस शेल में 6 है, फास्फोरस का मैक्सिमम +5 तक जा रहा है, तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली giving us the idea what should be the maximum oxidation number of any period 3 element in its oxide. This is number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी आप लिख सकते हैं इसको, राइट। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मैं कह रहा हूँ, ग्रुप नंबर हाँ लिख सकते हो, ग्रुप नंबर से भी आप बता देते हैं इसको, लेकिन आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखें ना। ठीक है मरियम, चले आगे। Separate samples of aluminum oxide and phosphorus oxide react with an excess of sodium hydroxide at room temperature. Give the state of aluminum oxide and phosphorus oxide at room temperature. Aluminum oxide is an ionic compound, giant ionic lattice है, तो उसकी states आपको पता है solid होगी। Phosphorus oxide भी solid ही होता है, simple covalent molecule, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना होता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट के ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये याद रखना है आपको प्रोडियोसिटी से। Write an equation for the reaction of each oxide with an excess of sodium hydroxide. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कल वाले पेपर में भी एक इक्वेशन थी जो आपको मैंने कहा था कि आप एज इट इज याद कर लें। कल हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना रहे थे, जिसमें आप सॉल्ट वही बना रहे थे जो यहाँ पे सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूला की फॉर्मूला मेकिंग आप नहीं कर सकते, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आप इक्वेशंस बेटा याद कर लें, वहां बैठ के आपको प्रोडक्ट तो आप खुद से डिसाइड कर भी नहीं सकते इसका, ना आप इसकी बैलेंसिंग वहां पे बैठ के करने की कोशिश कीजिएगा। आप ये ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाएं ताकि वहां पे आपका टाइम सेव हो। अब आपने ये फास्फोरस ऑक्साइड की इक्वेशन बनानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको बचपन से पता है कि फास्फोरस ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, अल्कली तो एसिडिक इन नेचर है, अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा वो भी आप बना लोगे, सोडियम फॉस्फेट बनेगा। सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है, उस पर चार्ज होता है +1, फॉस्फेट आयन जो होता है वो PO4 नेगेटिव होता है, क्योंकि PO4 और 10 को जब आप एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो वो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में से फॉस्फेट आयन आता है। तो फॉर्मूला आप बिल्कुल इसका बना लेंगे, आपको ये भी पता है वाटर बनाएंगे इसका। लेकिन जब आप इसकी बैलेंसिंग करने जाएंगे और इनकेस आपको इसकी बैलेंसिंग याद नहीं है,
तो मोस्टली स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। और ये कोई आपकी ऐसी बात नहीं है कि आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस होने के बाद भी आप कभी कभार इसमें फंस जाते हैं। तो आप इसके लिए बेस्ट वे यही है कि बेटा आप याद करके जाओ, आप एटलीस्ट एक कोफिशिएंट याद कर लो। ये तो वही वाली इक्वेशंस है ना जो आपको दी गई है याद करने के लिए। अगर आप मैं सोडियम के साथ मैंने ये याद किया हुआ है कि मैं 4 लगाऊं, सोडियम 12 हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हर हाल में 12 लगाना पड़ेगा मुझे, और फिर वाटर के साथ 6 लगाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आप इनको याद कर लें, ये फ्री के मार्क्स है, आपको पता है ना, ये आएगा तो ऐसे ही आएगा। आगे कह रहे थे ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड इन एन एडिशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट। ओके, सिलिकॉन की ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है वैसे। अब अगर ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम सिलिकेट के साथ, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज योर नॉन मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपकी जो है वो मेटल ऑक्साइड, तो ये बेसिक इन नेचर है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, तो एसिड बेस रिएक्शन है। रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन इन द कैल्शियम सिलिकेट। अब ये जो कैल्शियम सिलिकेट है, ये इसमें कह रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम सिलिकेट इज +2। सिलिकॉन का बता दो, कैल्शियम का बता दिया इसने, कैल्शियम का +2 है। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, आप उसको x ले लें, और 1 सिलिकॉन है फॉर्मूला में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है सेम रहता है -2, ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है, 0 चार्ज। आपने यहां से बस इसको सॉल्व करना है, +2 + x - 6 = 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी +4। यस, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का तो आपको याद रखना है ना बेटा, ऑक्सीजन स्टेज -2 इन एनी कंपाउंड एंड हाइड्रोजन स्टेज +1 इन एनी कंपाउंड। हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 अनलेस इट इज बॉन्डेड विद एनी मेटल, मेटल के साथ हाइड्रोजन -1 होता है, otherwise hydrogen in all the compound, no matter what the compound is, if hydrogen is bonded to a non-metal, then hydrogen always have an oxidation number of +1। but if hydrogen is present in the elemental form, तो वो 0 होता है, फिर आपका elemental form में तो 0 होता है ना। otherwise if a hydrogen atom is bonded to any metal like sodium hydride बना हुआ है या magnesium hydride बना हुआ है, then hydrogen will have an oxidation number of -1। same goes for oxygen, oxygen always stays -2 in any compound unless oxygen is given as a peroxide ion। if you see hydrogen peroxide, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, जो peroxide आयन होता है ना, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं वो आता है आपके पास -2, क्योंकि peroxide आयन इज अ मॉलिक्यूलर आयन, O2 2 नेगेटिव इसका फॉर्मूला होता है। अगर कहीं पे peroxide लिखा हुआ है तो दैट इज O2 2 नेगेटिव, अदरवाइज ऑक्सीजन इन ऑल द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स is always -2। In fact, oxygen in all the compounds, चाहे covalent हो चाहे ionic हो, it is always negative। And for transition metals, you have a variable oxidation number। For group 1, group 2 and group 3 metals, again you have a fixed oxidation number, group 1 का +1, group 2 का +2, group 3 का +3। तो ये आपको याद रखनी है बात। Calcium oxide can be made from calcium carbonate in a single step reaction। ठीक है जी। अब आप सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट से आप कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर है, इनऑर्गेनिक से निकाला हुआ पूरा क्वेश्चन। आगे बढ़े है, लवीजा वाकई सेम टीचर। Question number 2 is nitrogen reacts with hydrogen in the Haber process as shown in reaction 1। Table 2.1 shows different conditions used to produce 3 equilibrium mixtures A, B and C। Now you have a Haber process, आपका इसमें एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन दिया हुआ है नेगेटिव। अच्छा, जब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज का साइन गिवन या एंथैल्पी चेंज गिवन होता है तो दैट इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मल हेबर प्रोसेस में। Initial molar ratio of nitrogen and hydrogen is given 1:3, 1:3, 1:3। मतलब obviously if you see the equation, 1 mole of nitrogen is reacting with 3 mole of hydrogen, so the mole ratio between nitrogen and hydrogen will stay same। Temperature in experiment A, मतलब मिक्सचर जब A बना हुआ है आपका, अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिफरेंट क्यों है, रिएक्शन तो एक ही है, क्योंकि जब आप कंडीशंस चेंज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगी।
The position of equilibrium effect होगी तो equilibrium will reestablishes itself at new equilibrium concentration. तो वो इनको different equilibrium mixture कह रहा है, equilibrium mixture A, equilibrium mixture B और equilibrium mixture C. Conditions क्या है? सब में टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस नहीं लिया हुआ, A और B का 500 है, C का 1000 है. प्रेशर जो है वो सबने सेम लिया हुआ है. कैटलिस्ट जो है, अच्छा, आयरन प्रेजेंट इन द मिक्सर. अब आपको ये बात याद रखनी है कि आयरन इज बेसिकली द कैटलिस्ट ऑफ दिस रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर ए में इन्होंने कैटलिस्ट नहीं लिया, बी में लिया, वैसे में नहीं लिया. परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम. मिक्सचर ए में परसेंटेज यील्ड 58% है, मिक्सचर बी और मिक्सचर सी की परसेंटेज नहीं दी. तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपसे आगे क्या पूछने वाला है. वो डिफरेंट कंडीशंस पे आपसे परसेंटेज यील्ड पूछेगा. परसेंटेज यील्ड कब इंक्रीज होता है? जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाएगा. और परसेंटेज यील्ड डिक्रीज कब होगा? जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. Describe and explain the change, if any, on the percentage yield of ammonia produced in B compared to A. अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर B और A को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या चीज डिफरेंट है? टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है. कैटलिस्ट यूज हुआ है इक्विलिब्रियम मिक्सचर B में और A में यूज नहीं हुआ. तो क्या कैटलिस्ट परसेंटेज यील्ड को अफेक्ट कर सकता है? क्या कैटलिस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है? कभी भी नहीं करता. There are only three factors that can affect the position of equilibrium: temperature, pressure, and the third one is concentrations of reactants or product. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की, क्योंकि ए और बी में द ओनली डिफरेंस इज कैटलिस्ट. जो बी में यूज हुआ है ए में यूज नहीं. कैटलिस्ट कैन ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन. रेट ऑफ अ रिएक्शन फास्ट या स्लो कर देगा, फॉरवर्ड का भी बैकवर्ड का भी, बट इट कैन नॉट अफेक्ट द परसेंटेज यील्ड. तो आप इसमें क्या लिखेंगे? नो चेंज. ठीक है. एज कैटलिस्ट only affects the rate of reaction and not the position of equilibrium. Part B says, describe and explain the change, if any, to the percentage yield of ammonia produced in C compared to A. हाँ भाई, C और A को कंपेयर करते हैं आप. C में टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस और A में टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है. आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, प्रेशर सेम है, कैटलिस्ट दोनों में ही नहीं है. तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है. अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आगे करेगा या पीछे करेगा? देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा. To see the effect of temperature, you have to see whether your forward reaction is endothermic or exothermic. If your reversible reaction is endothermic in the forward direction, increasing the temperature shifts the position of equilibrium towards right hand side, and decreasing the temperature shifts the position of equilibrium towards left hand side. But if your forward reaction is exothermic, increasing the temperature will shift the position of equilibrium towards left hand side. Decreasing the temperature shifts the equilibrium towards right hand side. तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि Haber process is exothermic in the forward direction. From A to C, you are increasing the temperature. So the position of equilibrium will shift more towards left hand side. तो C में जो आपके पास परसेंटेज यील्ड है वो कम हो जाएगी. In equilibrium mixture C, yield is lesser. And why it is lesser? Because increasing as the forward reaction is exothermic, increase in temperature
shifts the position, or you can also write favors the position of equilibrium towards एंडोथर्मिक साइड। इसकी एंडोथर्मिक साइड जो है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब लेफ्ट पे जाएगा तो अमोनिया का अमाउंट जो बन रहा है वो कम बने। देखो पूरा लिखना पड़ेगा 1 मार्क के लिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डिस्क्राइब भी कह दिया एंड एक्सप्लेन भी कह दिया। आपने कहा कि यील्ड डिक्रीज हो गई तो वो डिस्क्राइब हो गया, अब एक्सप्लेन के लिए आपको ये बात लिखना होगा कि टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड शिफ्ट हुआ है। फेवरिंग बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो ओके, लेकिन ये बात या तो ये लिख दो कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, बल्कि यहाँ पे ना एज अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मुझे ये बात लिखनी थी यहाँ पे, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। ये एक्सो पूरा लिखना है यहाँ, ठीक है, मैं मिस कर गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट अकर्स टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम इन सी कंपेयर्ड टू ए। अब इक्विलिब्रियम सी में टेम्परेचर ज्यादा है। हाउ डू वी नो यील्ड इज लेसर? बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब लेफ्ट पे जाएगा तो अमोनिया का अमाउंट कम बन रहा होगा। जब अमोनिया कम बन रहा है तो अमोनिया ही तो यील्ड है ना आपकी, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वही आपकी यील्ड है। ठीक है। अच्छा, ए और सी में टेम्परेचर ज्यादा है, ए में कम है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम सी को अचीव करने के लिए जो रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको कंपेयर करें। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज। अगेन दे आर आस्किंग यू टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो सी में ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी फास्टर, व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई, but you have to explain it using, you do not need to refer to the Boltzmann distribution in your answer, but you have to explain it। तो आप उसको explain करेंगे whenever you are going to explain the factors affecting position of equilibrium, तो वो एक अलग चीज है, but when you are going to explain the factors affecting rate of a reaction तो आप energies की बात करते हैं। ठीक है। नहीं फराज बेटा, आपके लिए आपको लिंक आ जाएगा ग्रुप पे, डोंट वरी। You do not need to refer to the Boltzmann distribution in your answer। अब आप इसको क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम ए टू सी will increase the rate of a forward reaction of equilibrium C। Rate of forward reaction for equilibrium C is greater because kinetic energy of particles is greater, so more particles have energies equal or greater than activation energy, hence frequency of effective collision increases। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आप लिखेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी का नहीं लिखो तो सिर्फ एनर्जी लिख देना, लेकिन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो डिस्कस करोगे ना, देखो क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा फॉर इक्विलिब्रियम सी का, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा इक्विलिब्रियम ए से, क्योंकि मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जीज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज। ये तीन बातें तो आपको लिखनी, तब जाके ये पूरी एक्सप्लेनेशन बनेगी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर रिएक्शन 1, स्टेट द यूनिट्स। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम Kp जो है वो हेबर प्रोसेस के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो कि राइट हैंड साइड पर है, उसके मोल्स जो है वो 2 मोल्स हैं, तो उस पे पावर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स हैं तो उस पे पावर आ जाएगी 3। यूनिट्स कैसे निकालेंगे आप? यूनिट्स के लिए जो आप प्रेशर यूज करेंगे, अगर आप अपना टेबल देखें तो इसमें जो प्रेशर का यूनिट दिया हुआ है वो एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो आप भी एटमॉस्फेयर यूज करें। ठीक है, अगर आप एटमॉस्फेयर यूनिट यूज करेंगे तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर इनटू एटमॉस्फेयर क्यूब। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली यू विल गेट एटमॉस्फेयर इनवर्स 2। आगे कह रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर D is made when 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen are added in a sealed container. This is your reaction equation. Initially they are taking 1 mole of nitrogen gas and 3 mole of hydrogen gas and no ammonia gas initially. और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 750 and 1000 atm पे they have to reach equilibrium. The mixture contains 1.16 mole of ammonia. देखो जब ये रिएक्शन कंप्लीट मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया है, तो एट इक्विलिब्रियम दे आर सेइंग दे हैव 1.16 मोल ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के जो मोल्स हैं 1.16। तो हाइड्रोजन की गैस के कितने मोल्स रिएक्ट हुए होंगे? देखिए अमोनिया के इनिशियली 0 मोल्स हैं, तो जो भी इक्विलिब्रियम मोल्स हैं वो सारे के सारे अभी इस रिएक्शन में ही प्रोड्यूस हुए हैं। 1.16 मोल्स ऑफ अमोनिया अगर प्रोड्यूस हुआ है तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट हुआ है और नाइट्रोजन का कितना रिएक्ट हुआ है। उसके लिए आप स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करेंगे। अगर आप स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन देखें तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट होगा दैट विल गिव यू 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर अभी अमोनिया के 1.16 मोल बने हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हों? एक्स। तो पहले आप ये निकालें, 3 इंटू 1.16 डिवाइडेड बाई, और वे जो मोल्स रिएक्ट हुए हैं हाइड्रोजन के वो यहां से माइनस कर दोगे तो हाइड्रोजन के जो मोल्स अभी इक्विलिब्रियम पे रह गए वो आ जाएंगे। इसी तरह आप नाइट्रोजन के भी मोल्स निकालेंगे। तो जरा आप मुझे जल्दी से निकाल के बता रहे हैं कितने कितने आ रहे हैं? ये पहली जो वैल्यू आ रही है ये 1.74 आ रही है। अली 1.74 क्या बता रहे हो? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन या इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? रिएक्टेड मोल्स बता रहे हो हाइड्रोजन के 1.17। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इक्विलिब्रियम मोल्स कितने होंगे? 3 आउट ऑफ 3 1.17 has reacted to produce ammonia, so the moles of hydrogen left at the equilibrium would be 1.26। ओके, इसी तरह हम नाइट्रोजन के भी निकालें। नाइट्रोजन और अमोनिया का मोल रेशियो क्या है? whenever 1 mole of nitrogen gas is reacting it is producing 2 mole of ammonia। right now you have 1.16 mole of ammonia produced। ठीक है, अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैं 1.16 इसके लिए भी यूज कर रहा हूँ इसके लिए भी यूज कर रहा हूँ, भाई दोनों मिलके ही तो बना रहे हैं ना अमोनिया। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मस्ट हैव रिएक्टेड टू प्रोड्यूस 1.16 मोल ऑफ अमोनिया? 1.16 डिवाइडेड बाय
यही बता दो। मुझे जरा नाइट्रोजन के रिएक्टेड मोल्स बताओ ना, कितने आ रहे हैं? 1.1, 1.74 आ रहा है। और इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं? वन में से 1.74 आ रहा है। आर यू श्योर? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 0.58 आ रहा है रिएक्टेड मोल्स ऑफ अमोनिया, सॉरी रिएक्टेड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 0.58। मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने रह गए हैं फिर इसके? 0.42। ओके, नाउ दीज आर योर इक्विलिब्रियम मोल्स। अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया निकालना है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? अमोनिया का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यू विल डिवाइड moles of ammonia in the equilibrium mixture, which is 1.16 divided by total moles of all the gases, 0.42, 1.26 plus 1.16। यह अमोनिया का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0.408। ओके, समझ आ गई बात? चलो, the mole fraction of nitrogen is 0.625 in a new equilibrium mixture E। अच्छा, एक और इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इसमें से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बता दिया। Calculate the partial pressure of nitrogen in E when the total pressure is 1000 atmosphere। देखिए, मोल फ्रैक्शन से आप पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? आप करते क्या है, फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस एट इक्विलिब्रियम। जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 0.625 और टोटल प्रेशर दिया हुआ है 100 एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा 625 एटमॉस्फेयर। क्यों इतना आसान पार्ट बनाया? आगे से कंटिन्यू करवाता तो मजा भी आता, बड़ा जो है सो है। आगे बढ़े। गाइस चलो, when the oxides of nitrogen escape into the atmosphere, they may be involved in formation of acid rain from sulfur dioxide, formation of photochemical smog। Nitrogenous oxides, they are responsible to create photochemical smog। ये चीज आपने पढ़ी हुई है। Identify the role of nitrogen monoxide and nitrogen dioxide in the formation of sulfuric acid from sulfur dioxide। Catalytic behavior of nitrogenous oxides की बात की जा रही है। In the atmosphere to produce the acid rain, use relevant equations to support your answer। भाई देखिए, जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स होती है आपकी, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स बिहेव एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और क्या इक्वेशन है इनकी? देखिए, एयर में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फर्स्ट इट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। This nitrogen monoxide is then further oxidized with the oxygen present in the air to reform nitrogen dioxide। अब क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले खत्म हो गया था, फिर दोबारा रीजनरेट हो गया, तो ऐसी चीज जो खत्म नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाती है, एंड व्हेन इट रेन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड इट डिसॉल्व्स इनटू वाटर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज H2SO3। अब एसिड रेन के बारे में ना ये बात लिख देना, व्हेन इट रेन्स नॉन मेटल ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड dissolved in water, write this equation to produce sulfuric acid H2SO4। sorry, this is H2SO4, sulfuric 6 acid बनता है।
टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होती है तो H2SO3 बनता है। Outline how nitrogen monoxide and nitrogen dioxide may contribute to the formation of photochemical smoke। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल आंसर है, नाइट्रोजन एंड सल्फर में आपने पढ़ा है। दे रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि गाड़ियों में से निकल रहे होंगे, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम VOCs भी कहते हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ मिक्सचर विच इज नोन एज पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। मेरी तरह पेंसिल चार्ज नहीं है, एक मिनट चार्ज करने दो, फिर लेता हूं। And this peroxyacetyl nitrate is basically the major constituent of photochemical smoke। पैन जो है फिर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉग, जो मॉइस्चर होता है, एंड इन सनलाइट की वजह से वो फोटोकेमिकल स्मोक बना लेता है। टू फॉर्म पेन। आप पेन की जो है ना बस शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लें तो वो भी बहुत है, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्मोक। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इंक्लूड द स्टेट सिंबल्स। फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, मतलब 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन H2 गैस होता है और ऑक्सीजन O2 गैस होता है। हाँ, VOCs एक्सेप्टेबल है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इस इक्वेशन में ना वी हैव टू कीप 1 मोल ऑफ वाटर, so whatever the balancing is required you will do on the left hand side of the equation। so you can write half mole of oxygen, 0.5 लिखते हैं, half लिखते हैं, both are acceptable। Water is one of the products in the reaction of B2O3 and ammonia as shown in the reaction 2। Table 3.1 shows the formation about the standard enthalpy change of formation of some substances। Calculate the enthalpy change for reaction 2 using the data from table 3.1। अच्छा, आज रात में हमारे पास एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम एनर्जेटिक्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, 9 till समवेयर अराउंड 9 till 10:30 है या क्या है पता नहीं, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट, आई थिंक 9:30 स्टार्ट हो रही है। मैं कंफर्म कर दूंगा ग्रुप पे, आपको माइंड में रखिएगा। अच्छा भाई, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन 2 यूजिंग द डाटा फ्रॉम टेबल 3.1। आपको सारी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, और हमारा ये डिस्कशन हुआ है कि जब भी आपको सारा डाटा इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का गिवन होता है तो हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। सम ऑफ ऑल द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। जो भी वैल्यू गिवन है विद देयर साइन जस्ट टेक अ सम ऑफ दिस, अदरवाइज इफ यू वांट टू यूज द हैसेस लॉ गो फॉर इट। तो बोरॉन नाइट्राइड 2 मोल्स हैं इसके, तो 2 इंटू ये जो वैल्यू है Bn की वो -134 है, 2 इंटू -134 प्लस वाटर के 3 मोल्स हैं, 3 इंटू -286 माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज -1264 और अमोनिया इज 2 इंटू -46। दिस विल गिव यू द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। हैसेस साइकिल यूज कर लें, जब तक क्वेश्चन में कह नहीं रहा कि यू हैव टू ड्रॉ हैसेस साइकिल, तो सो क्या आप ऐसे ही कर सकते हैं, आंसर बता दो।
पॉजिटिव 230, नेगेटिव 230, पॉजिटिव, ओके, किलो जूल पर मोल। समझ आ गई है भाई सबको? आगे बढ़ जाऊं? Percy is saying boron carbide is a hard crystalline solid that has a melting point greater than 200 degrees Celsius. Suggest the structure and bonding in boron carbide. अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये पता है कि बोरॉन इज अ मेटल, राइट, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल को हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बोरॉन जो है ना इज जस्ट अबव एल्यूमिनियम इन ग्रुप 13। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमें पता है कुछ अजीब से बिहेवियर करता है, एल्यूमिनियम जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में कहा हुआ है वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन, इसमें बोरॉन ऑक्साइड और अमोनिया। अब यहाँ पे ये रिएक्शन अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ना तो ये अमोनिया इज अ बेसिक गैस, बोरॉन ऑक्साइड यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा रिलेट करना चीजों को, ठीक है। बोरॉन को मैं एग्जैक्टली मेटलॉइड तो नहीं कह सकता, कैटेगरी तो मेटल की आती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो जाके आयनिक कंपाउंड बना सके। लेकिन सवाल ये है कि आप कहेंगे कि आपको कैसे पता, तो मैं पता है कहाँ से चीजों को डिटरमिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ से चीजों को डिटरमिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपके पास अमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। बोरॉन ऑक्साइड को अगर वो वाटर या सॉल्ट बना रहे हैं तो ये एम्फोटेरिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक काफी ऑनेस्ट मिस्टेक है जिसमें आप चीजों को यहाँ पे गलत कर सकते हैं। बोरॉन कार्बाइड, अब कार्बन जो है हमने ये देखा है कि कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड तो बनाता नहीं है, वो बनाता है तो कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, इज अ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर मैं हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्ड देख रहा हूँ तो मेरा माइंड जाता है आयनिक कंपाउंड की तरफ, क्योंकि आयनिक लैटिस दे आर हार्ड क्रिस्टल्स बनते हैं उसके। लेकिन हमारे पास सिलिकॉन 4 ऑक्साइड भी तो है, आप इसको सिलिकॉन 4 ऑक्साइड से क्यों नहीं कंपेयर करते जिसमें आप SiO2 बनाते हैं? ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, सिलिकॉन भी नॉन मेटल, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे बस बोरॉन में ही हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ये तो मेटल है, हम तो बोरॉन को मेटल मानते हैं ग्रुप 13 में, और कार्बाइड कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बना रहा होता। आपने कहीं भी कार्बन का कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं देखा है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, तो भाई स्ट्रक्चर तो आप लिख देंगे जाइंट स्ट्रक्चर है, बात खत्म हो जाएगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो जाइंट स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या ये आयनिक बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम के साथ इसको रिलेट किया, हमने कार्बन की वजह से इसको कहा कि ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट अगेन आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप मार्क्स लूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप जाइंट आयनिक लैटिस लिख के आएंगे इसमें बहुत सारे। सही है भाई, आगे बढ़े। 100 grams of pure boron carbide contains 78.26 gram of boron. Calculate the empirical formula of boron carbide. अब 100 ग्राम में से बोरॉन जो है वो 78.26 है, कार्बन कितना होगा वो निकाल लो पहले, 100 माइनस 78.26। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इनके रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। बोरॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास 10.8 होता है प्रोडक्ट टेबल में, और कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं इसमें से स्मॉलर वैल्यू को डिवाइड कर देना। पहली 21.74 आ रही है, सेकंड अच्छा 21.74 परसेंटेज बता रहे हो, सॉरी 21.74 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये फिर मैं यहाँ नहीं लिख रहा ना, मुझे बस डायरेक्टली बता दो, दिस इज वैल्यू इज 21.74, डायरेक्ट बता दो डिवाइड बाय 12 करके क्या आ रहा है आंसर। 1.812, ठीक है। और बोरॉन वाला 7.246,
ठीक है। अच्छा, स्मॉलर वैल्यू 1.812 है, दोनों को इससे डिवाइड कर दें। कार्बन बन जाएगा हमारे पास 1, और बोरॉन कितना बन रहा है? 4, एग्जैक्ट 4 बन रहा है। 3.99, चलो उसको 4 ही लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? CB4। ठीक है, BC4 लिख दो, CB4 लिख दो, कुछ भी लिख। ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये तो इजी था, एम्पिरिकल फॉर्मूला बचपन से करते आ रहे हो। अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। Acid base reaction है, draw a diagram to show the ionic and covalent and coordinate bonding in the formula unit of ammonium chloride। अमोनियम आयन की आपने बॉन्डिंग बनाई भी है। इसमें वी हैव 3 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स एंड वी हैव 1 डेटिव कोवलेंट। डेटिव को अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर रहे हैं, तो फॉर अ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बोथ ऑफ द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी शोन विद अ डॉट। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आप क्रॉस से शो करेंगे। इस पूरे मॉलिक्यूल पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, मॉलिक्यूलर आइन है ना ये, क्योंकि वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम कम्स विदाउट एन इलेक्ट्रॉन। दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल इज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फॉर्मूला यूनिट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आइन हो गया, क्लोराइड आइन वुड बी लाइक दिस, Cl नेगेटिव। ठीक है, इफ यू वांट टू शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ क्लोराइड आइन, गो फॉर इट। मसले की बात नहीं है, आप कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं थी। डॉट एंड क्रॉस नहीं बनानी है आप। मैंने यहाँ पे जो डॉट एंड क्रॉस बनाया है वो आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए बनाया, आप बना भी देंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखने थे। लेकिन उसमें यू हैड टू शो द आयनिक बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग क्या है? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है। ये सब शो हो गया है यहाँ पे। An exothermic reaction occurs when ammonium ion is added to hydroxide ion। अच्छा, ammonium ion itself behave as an acid। क्या ammonium ion is an acid? अब हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एक एल्कली से आ रहा है। तो अगर टाइप ऑफ रिएक्शन में पूछे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। भाई देखें, अमोनियम आयन इज इटसेल्फ एन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन भी आयन है। जब ये रिएक्ट होंगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनती है तो वो एक वीक बेस होती है, वो यूजुअली डिकम्पोज हो जाती है टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड वाटर। अब अगर आपने आयनिक इक्वेशन बनानी है, तो आप राइट हैंड साइड पे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं लिखेंगे, वो तो ऑलरेडी आयन है ना। तो उसके जो प्रोडक्ट लिखेंगे आप अमोनिया और वाटर लिखेंगे। देखिए, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है। बट ये वीक बेस है, जो कि बड़े बड़े डिकम्पोज हो जाती है टू गिव अमोनिया एंड वाटर। मतलब आपने उल्टी इक्वेशन लिखनी थी इसकी, क्योंकि जब मैं अमोनिया को वाटर में डालता हूं तो हमारे पास क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही तो बनता है, जिसमें अमोनियम आयन अलग होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन अलग होते हैं। तो ये वाली इक्वेशन। ठीक है भाई, आगे कह रहे हैं substitution reaction of ammonia and hydroxide ion with halogenoalkanes both involve a lone pair of electrons। These both act as a nucleophile। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर, और हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का लोन पेयर। Name the role of ammonia and hydroxide ion in this reaction। They act as a nucleophile, species which is able to donate a lone pair of electron to form a dative bond। Suggest which species ammonia or hydroxide is more reactive during this reaction। Explain your answer। अच्छा, अब आपको बेटा, आपने न्यूक्लियोफाइल तो पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। मरियम, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन नहीं लिख सकते? देखें, एसिड बेस रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन ये भी होती है, तो आप ये आयनिक इक्वेशन लिख दें तो ये इसकी करेक्ट आयनिक इक्वेशन मानी जाती है, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर की आई गेस एमएस में ये वाली इक्वेशन ही गिवन थी, ये वाली गिवन नहीं थी। ठीक है, बट ये इसकी बाय बुक्स ये इसकी आयनिक इक्वेशन है, लेकिन आप ट्राई करें कि आप यही वाली लिखें। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ये तो बताया गया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कौन होते हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताया गया कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, या कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, या कौन सा जल्दी अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को या किसी भी पॉजिटिव चीज को। आपको हमने ये नहीं बताया। अब देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो कि डोनेट करके एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है, हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन पे एक नेगेटिव चार्ज भी है जो कि उसको हेल्प करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना, आपके पास अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन को एज अ स्ट्रॉन्गर या मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल चूज कर लेते हैं, तो आप उसके हिसाब से रीजन दे दें। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमोनिया को भी एज अ रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर रहे हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो उसके हिसाब से उसकी रीजनिंग दे रहे हैं। दोनों एक्सेप्टेबल। ये पहली बार आया क्वेश्चन, ऐसा पहले कभी आया नहीं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, जो लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन इज अ मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, तो वो किस वजह से कह रहे हैं? बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। एक तो उस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से मोर इजली अट्रैक्टेड। और जब हेलोजन एल्केन के साथ रिएक्शन होता है तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करना होता है, याद है ना ये रिएक्शन? हेलो एल्केन में SN1 और SN2 वाले रिएक्शंस की बात चल रही है यहाँ पे। मोर इजली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। अच्छा, अगर आप इसको मोर रिएक्टिव कह रहे हैं तो ये रीजनिंग बनेगी। अगर आप अमोनिया को मोर रिएक्टिव कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? देखिए, कुछ स्टूडेंट एक चीज और आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर लेस टाइटली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। और ऑक्सीजन का क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। So why would oxygen would easily lose its electron to some other species or some other positive charge? Nitrogen can lose its electron more easily. So that's why nitrogen should be more reactive, because in order for them to act as a nucleophile, they have to donate their electron to some other species. तो ऑक्सीजन कहेगा मैं तो नहीं देता। तो जो लोग कह रहे हैं कि अमोनिया इज एक्टिंग एज अ मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, इट इज बिकॉज electrons of nitrogen are less attracted to its nucleus, right? As nitrogen is less electronegative than oxygen. ठीक है, अगर किसी ने अमोनिया को एज अ मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल चूज किया है तो उसका रीजन ये लिखेगा, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन को एज अ मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल चूज किया है तो वो उसका रीजन ये लिखेगा। क्लियर है भाई? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 2 methyl propane react with hydroxide ion, two mechanism SN1 and SN2 both occur. SN2 mechanism has a slow rate. Figure 4.1 shows the reaction pathway for the SN1 mechanism. हमें ये पता है कि SN2 reaction mechanism happens when we have a primary halogenoalkane, and SN1 reaction mechanism takes place with tertiary halogenoalkane. Figure 4.1 shows the reaction pathway diagram for the SN1 mechanism. SN1 mechanism में हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है which is your carbocation. SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आती है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स नहीं होते, ट्रांजिशन स्टेट आती है। और SN1 में हमारे पास भी है मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 आते हैं। Sketch a graph of figure 4.1. This is the energy profile diagram for multi-step reaction. आपके पास है notes. Sketch a graph of figure 4.1 to show the reaction pathway for the SN2 mechanism.
देखिए, जब भी आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है तो उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसे बनती है, जो कि दो प्रोफाइल एक साथ मिक्स करके बनी हुई होती है। देखिए यहाँ पे ये दो प्रोफाइल, फर्स्ट प्रोफाइल जो है वो एंडोथर्मिक है, जैसे ड्यू टू स्टेप पर, और जो सेकंड प्रोफाइल है वो एक्सोथर्मिक है। तो एसएन वन मैकेनिज्म जो होता है वो मल्टी स्टेप होता है, इस वजह से इसकी डायग्राम जो है वो इस तरह से दिखेगी। लेकिन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उनकी डायग्राम में एक ही प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, आपको अभी बनाना है SN2। SN2 जो है वो सिंगल स्टेप होता है। सिंगल स्टेप क्यों होता है? क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है, इंटरमीडिएट नहीं आता। ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट योर इंटरमीडिएट। इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप जो है एक ही प्रोफाइल बनाएंगे। अब सवाल ये है कि मैं इसको एक्सो बनाऊं या एंडो बनाऊं। देखो, अगर एसन, ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। अगर हेलो एल्केन का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन उसने एक्सो दिखाया है तो आप भी एक्सो ही बनाएंगे। तो ये आपका रिएक्टेंट का लेवल और प्रोडक्ट का लेवल विल स्टे सेम, बस ये जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ये डिफरेंट हो। इसको इस तरह से स्टार्ट करो कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहीं खत्म। एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की अलग थी SN1 में, और सेकंड स्टेप की अलग थी। यहाँ पे एक कंबाइंड एक्टिवेशन एनर्जी आई। ठीक है, पर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी देखूं तो वो ग्रेटर हो गई है SN1 से। तभी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो स्लो भी है। हाँ भाई, क्लियर? कुछ लेबल तो नहीं करना था? नहीं, बस ग्राफ बना। बेटा क्लियर है? आगे बढ़े। अरी, दानिया, दुआ, लवीजा। हेलो भाई, क्लास चल रही है। किसकी क्लास हो रही? अच्छा, नहीं नहीं, मैं एस की अभी देखते हैं। तो अभी ले लो, फिर डिस्कस करता हूँ आपसे। हाँ भाई, आगे बढ़े। चलो भाई, कितना रह गया पेपर? ओए ओए, चल रहा है अभी। जल्दी करो। Complete figure 4.2 show the mechanism for the SN1 reaction that occurs when ये आपका हेलो एल्केन है, reacts with ammonia to produce amine। ठीक है भाई, इसमें आपके पास हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और आपका इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज योर अमोनिया इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो इसमें न्यूक्लियोफाइल, अच्छा अब ये आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म बना हुआ है ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म बना हुआ है। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्टेप 1 में इन्वॉल्व नहीं होता, वो स्टेप 2 में इन्वॉल्व होता है। तो आप यहाँ पे अमोनिया स्टेप 1 में नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है, जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है बस ये ब्रेक होगा। तो यू हैव टू मेक अ कर्ली एरो फ्रॉम द शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन टुवर्ड्स द ब्रोमीन एंड। एक ये वाला कर्ली एरो आप यहाँ पे दिखाओगे स्टेप पर। उसके बाद अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल बनाओगे। जब न्यूक्लियोफाइल बनाओगे तो अमोनिया के नाइट्रोजन पे लोन पेयर जरूर दिखाना है आप, एंड दिस विल अटैक दिस पॉजिटिव कार्बन। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास देखो, ये रिएक्शन में ना होता है क्या है कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसके साथ वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स, but in the final mixture, final compound, you have only 2 hydrogen atoms left with the nitrogen atom. It means ammonia का nitrogen must be losing one of its hydrogen. तो अमोनिया का नाइट्रोजन देखो, अमोनिया पे ना पहले से पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। जब हम हाइड्रोक्साइड आयन को अटैक करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वो कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो वो न्यूट्रल होता है, नेगेटिव से 0 होता है। लेकिन अमोनिया के नाइट्रोजन पे कोई नेगेटिव चार्ज थोड़ी था पहले से। अमोनिया का नाइट्रोजन जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसपे देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, जो कि इन्होंने दिखाया। वैसे तो हमें तो नहीं कहता सिलेबस कि आप ये वाला मैकेनिज्म पहले से याद करें, लेकिन वाटर के साथ भी ऐसा होता है, अमोनिया के साथ भी ऐसा होता है, और रिसेंटली इन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया। तो आपने यहाँ पे ये तो स्टेप इन्होंने खुद ही बना के दे दिया।
अब आपको एक चीज ये रियलाइज करनी है कि नाइट्रोजन ने जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है तो उसके साथ फाइनली इट इज लेफ्ट विद टू हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन हटेगा ना इसमें से। जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो क्या अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा या अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा या ऐसा फ्री रेडिकल बन के जाएगा। देखिए इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इट इज वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फाइनल प्रोडक्ट में नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से। कहाँ से आएगा? ये जो बेचारा हाइड्रोजन निकला है ना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देके जाए। तो आपने एक कर्ली एरो फ्रॉम द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव नाइट्रोजन भी बनाना है इसको। ठीक है, और वो जो हाइड्रोजन निकलेगा इट विल लीव एज अ H पॉजिटिव आयन, तो आप यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन भी बनाए। समझ आई बात? आपने चार्जेस भी दिखाने हैं सारे, डायपोल भी, लोन पेयर्स भी, और इलेक्ट्रॉन और कर्ली एरो। आगे बढ़े। इसकी अगर मैं आपसे कहूँ ना कि प्रैक्टिस के लिए अब वाटर के साथ भी इसकी बना के देख लें। पता है वाटर जैसे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होता है ना, अल्कोहल बनता है, तो वाटर के साथ भी अल्कोहल ही बने। लेकिन वाटर का जो ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन लगा रह जाएगा, एक निकल जाए। ठीक है। हाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हमने तो मैकेनिज्म पूछ रहे हैं ना, हमसे फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने एच पॉजिटिव आयन देखा। अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी लिख देंगे तो वो भी सही है। क्लास एंडिंग टाइम 4:30 था हमारा। अच्छा क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी ना। ये फिर इस पेपर को एक काम करें, कल क्लास रख के आगे कंटिन्यू कर लें। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि टाइम बहुत ऊपर हो गया, मेरी E2 की क्लास भी तो खड़ी हुई है पीछे। रात में भी एक क्लास है हमारी। एक काम करो, ये वाले सारे पार्ट्स कर लो, फिर करते हैं आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म इन दैट रिएक्शन। तो वो फिर आपने यहाँ पे लिखना है आपका। ब्रोमीन निकला, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है। इनऑर्गेनिक, लेकिन एक बार चीज बस कंफर्म कर लेना कि अमोनिया एक्सेस में ना हो। अगर अमोनिया एक्सेस में ना तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं निकलेगा, अमोनियम ब्रोमाइड निकलेगा। यूजुअली ना वो एक्सेस में ले लेते हैं, फाइनल आंसर ना डिफरेंट हो जाता है। कुछ एज सच कहावत तो नहीं है टू प्रोड्यूस अमोनिया। I can write hydrogen bromide. Sometimes they, if ammonia is left, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड है, तो फाइनल आंसर में आपके पास अमोनियम ब्रोमाइड आ रहा होता। मार्किंग की सेज अमोनियम ब्रोमाइड, so somewhere it must be written कि अमोनिया एक्सेस में है। रिएक्शन स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है या ऊपर से लिया हुआ था, तो ऊपर से इधर। भैया ऑन सेफ साइड दोनों ही लिखते हैं और करके। ये देखिए अमोनिया अगर पूरा रिएक्ट नहीं हुआ, कुछ बचा रहे तो वो, अच्छा हाँ सही है, अमोनियम ब्रोमाइड इज करेक्ट। यू नो व्हाई? इस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशन याद है आप लोगों को? हीट अंडर प्रेशर विथ इथेनॉलिक एक्सिस अमोनिया। आप हमेशा एक्सिस अमोनिया यूज करते हैं। इफ यू डू नॉट यूज द एक्सिस अमोनिया, फिर आपके पास सिर्फ ये वाला अमाइन थोड़ी बनेगा, यू विल बी गेटिंग मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। याद आया?
The product will always be ammonium bromide. You'll always have to use the excess ammonia in this reaction. Give the systematic name for the organic product. रुकना जरा, एक मिनट रुकना, मैसेज देखो। इसमें यहाँ पे ना आपका सेकेंडरी अमाइन बना हुआ, अब यहाँ पे वी हैव अ नाइट्रोजन एटम, इसके साथ एक एल्काइल चेन लगी हुई है CH की और एक लगी हुई है CH3 की, और एक एल्काइल चेन लगी हुई है C2H5 की। नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। अच्छा, फिर ये देखो, ये चीज तभी पॉसिबल है अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं ना। अगर मैं नाइट्रोजन के साथ दोनों एल्काइल चेन लगा दूंगा तो ये तो फिर पॉसिबिलिटी हो ही नहीं रही इसकी। देखो ये भी देखो C2H5 भी है ना एक तरह से। दिस इज CH, कार्बन के साथ we have one hydrogen and one NH2, और ये दिया हुआ है फिर एक CH3। अच्छा, ये ब्रैकेट लगाया हुआ है ना NH2 के आसपास, तो उसका मतलब है कि ये चेन आपस में कंटिन्यू हुई हुई है। नाइट्रो अमाइन से पहला वाला कार्बन और अमाइन के बाद वाला कार्बन, ये ब्रैकेट लगा हुआ है अभी, ठीक है। ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, पहले से लगा हुआ है। मतलब ये C2H5 इसके नीचे आ रहा है, अब ये C2H5 मतलब CH2 CH3। अब अगर मैं इसकी लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करूंगा तो वो ये बन ब्यूटेन की, ठीक है। और इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। अब अमाइन फंक्शनल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। अब हमने इसका प्रायोरिटी ऑर्डर में भी वैसे अमाइन है, लेकिन अगर आप इसका क्या कहते हैं, ये पूछेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप जो है हम प्रीफिक्स में लिखेंगे या सफिक्स में लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में तो हम सिर्फ हैलोजेंस लिखते हैं, एल्काइल्स लिखते हैं, एल्काइल चेन, या फिर जो है आप। अच्छा, और जो है फिर आपके पास नेक्स्ट चीज, प्रीफिक्स में आ गया तो सिर्फ एल्काइल लिखोगे या हैलोजन लिखोगे, या कभी कभार अल्कोहल लिखते हैं हाइड्रोक्सी की फॉर्म। लेकिन सफिक्स में जो है ना आप बाकी के फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, तो अमाइन जो है आप सफिक्स में लिखते हैं, तो आप कार्बन चेन लिखने के बाद अमाइन का नाम लिखें, तो वो हो जाएगा ब्यूटेन। कार्बन चेन हो जाएगी 4 कार्बन एटम की ब्यूटेन, सेकंड कार्बन पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो ब्यूटेन 2 अमाइन, ठीक है। इसका नाम और भी तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन हमने जो आयोपैक नेमिंग पढ़ी है उसके हिसाब से हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है भाई, समझ आई बात। आगे कह रहा है टेबल 4.1, by complete table 4.1 by drawing the structure formula of the intermediate that is formed when 2 bromo 2 methyl propane react in an SN1 mechanism, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, जब ये वाला अमाइन फर्दर रिएक्ट करता है 2 ब्रोमोब्यूटेन के साथ, आपके पास ये इंटरमीडिएट बन रहा है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ क्या इंटरमीडिएट बने। अभी फॉलो कर पा रहे हो या मैं इसको कल दोबारा से इसको करा के उठा लूं, मुझे एक बात बता दो बस, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, कि ये वाला पार्ट यहाँ पे मुश्किल आया और मैं आगे भगाऊंगा नहीं चीजों को। कल कर ले, चलो कल मैं आपकी, चलो आपकी क्लास है तो कल आराम से कर लेते हैं। कल आपका हसी का टाइम क्या रखा है कल, होगा एयरली पास पेपर 2:15 रखा है ना, 2:15 3:15, ठीक है। कल आपकी 3:15 से 4:15 तक हम क्लास कर लेंगे, आधा घंटा लगेगा बस। चलो।